This is the first lesson of Democratic Politics Class 10 Power Sharing. बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटी सी देश है। ये हमारा देश का हरियाणा से भी छोटी है और इसकी बाउंड्री में फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है और लक्समबर्ग है। और इधर आबादी करीब 1 करोड़ की आसपास है। इसमें से अगर ये देख लिया तो भारत का हरियाणा का आबादी से भी का आधा ही है। लेकिन इस देश का इतना छोटी सी कंट्री होने के बावजूद इधर का टोटल पॉपुलेशन का 59% लोग डच भाषा में बात करता है। एक 40% लोग फ्रेंच भाषा में बात करता है। बाकी लोग जर्मन भाषा में बात करता है। और लेकिन इसकी कैपिटल जो ब्रसेल्स है उधर का 80% लोग फ्रेंच भाषाई और 20% लोग डच भाषा में बात करता है। ठीक है, पूरे कंट्री को देख लिया तो 59% लोग डच भाषी है और 40% ही फ्रेंच है। लेकिन ब्रसेल्स उसकी कैपिटल की बात देख लिया तो 80% लोग उधर का फ्रेंच भाषी है और 20% डच है। मेजॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो काफ़ी अमीर है और ताकतवर है। ये डच लोगों को ये पसंद नहीं आता था क्योंकि वो मेजॉरिटी है। लेकिन क्या होता है, इनमें अमीर लोग बहुत कम है। इससे ये डच भाषा लोग और फ्रेंच भाषा लोगों के बीच में तनाव रहते थे 1950s और 1960s में। और ये हालात सबसे ज़्यादा ब्रसेल्स में था। ब्रसेल्स बेल्जियम के कैपिटल है क्योंकि पूरे देश में डच लोग ज़्यादा है लेकिन कैपिटल में फ्रेंच लोग ज़्यादा है। अभी इसका एक हालत अपन देखते हैं, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत देखते हैं। उधर हमारे देश से कुछ ही दूरी पे है और उधर 2 करोड़ आबादी है, जैसे हरियाणा की उतना आबादी है उधर। और इधर अलग अलग भाषाई लोग रहता है। देख लिया तो उधर का मेजॉरिटी लोग सिंहला भाषा है 74% है। तमिल भाषाई लोग 18% है। और ये तमिल लोगों में भी 2 ग्रुप है। एक है उधर का ओरिजिनल तमिलियंस, वो करीब 13% है। बाकी लोग भारत से उधर गए हुए लोग हैं। कॉलोनियल पीरियड में ये इधर से काम करने के लिए तमिलनाडु से इधर से लेके जाके उधर बसे हुए लोग हैं, वो 5% है। और उधर का ये तमिल लोग ज़्यादातर श्रीलंका की नॉर्थ और ईस्टर्न इलाके में है। और बुद्धिस्ट लोग हैं, ये सिंगलिश भाषाई लोगों में ज़्यादातर बुद्धिस्ट है। तमिल लोग ज़्यादातर हिंदूज और मुस्लिम हैं। और उधर एक 7% लोग क्रिश्चियंस भी है। इनमें दोनों तमिल और सिंहली दोनों है। ठीक है। तो अगर आप बेल्जियम की हालत देख ले तो बेल्जियम के मेजॉरिटी डच लोग हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए उनका उधर अधिकार में आ सकता है। ठीक है। और अपनी मर्जी फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों के ऊपर थोप सकता है। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, क्योंकि अपने मर्जी दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश किया तो लड़ाई हो सकता है। लेकिन श्रीलंका की हालत देखो, श्रीलंका में सिंहला की आबादी काफ़ी 74% है, काफ़ी ज़्यादा है। उधर तो 59% ही है जो डच लोग, इधर 74% सिंहला लोग हैं, इसीलिए उनका मेजॉरिटी थोड़ा बड़ा है। अभी अपन देखते हैं इधर दोनों जगह पे क्या होता है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिला तो उधर का सिंहला नेताओं को देखा तो हम इतना मेजॉरिटी, इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक के लिए जब इलेक्ट हुआ तो नेचुरली सिंहला लोगों को जीत के आने का चांस ज़्यादा है और सिंहला सुप्रीमसी लोगों थोपने का कोशिश किया।
1956 में एक नियम बना लिया गया और सिंहला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया गया। तमिल को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। और उसके अलावा ये सिंहला लोगों को सपोर्ट करने वाला बहुत सारा नियम ये गवर्नमेंट बना लिया। जैसे यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर सिंहली लोगों को अपॉइंटमेंट करने का, इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी सिंहला लोगों को प्रेफरेंस दे दिया गया। और बाद में बुद्धिज्म को देश का रिलीजन भी बना ले दिया। इससे क्या हुआ, सरकार का ये सारे मेजर्स की वजह से ये श्रीलंका के तमिल लोग थोड़ा नाराज़ हो गए। उनको लगा हमारा बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे बात को कोई नहीं ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए इन लोगों ने अपना अपना पार्टी बनाना शुरू कर दिया। खुद का पॉलिटिकल डिमांड्स करने के लिए इन्होंने अपना पार्टी बनाया। इसकी वजह से सिंहला और तमिल लोगों के बीच का संबंध थोड़ा कड़वा हो गया और उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी बना के इन्होंने कहा हमारा तमिल भाषा को भी ऑफिशियल बना लिए जाए और हम जहाँ मेजॉरिटी है उधर हमारे को ऑटोनॉमी दे दे। ऑटोनॉमी मीन्स खुद को शासन करने का अधिकार दे दिया जाए, जैसे नॉर्थ और ईस्टर्न इलाके में। लेकिन ये कोई भी बात सिंहला लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। तो 1980s हो गया, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज स्थापित होता है। उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया हमारा खुद का देश चाहिए, हमको श्रीलंका से अलग करके एक अलग तमिल कंट्री चाहिए। तो दोनों कम्युनिटी के बीच में इस तरीके का डिस्ट्रस्ट आगे बढ़ता गया और देश में गृह युद्ध होता है, सिविल वॉर। इसकी वजह से बहुत सारा तमिलियंस मर जाता है, काफ़ी सिंगली लोग भी मर जाते हैं। रोज ही कोलंबो और डिफरेंट इलाके में बम धमाके होते थे, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारे लोग रेफ्यूजीज बन गए, अभ्यर्थी बन के अलग अलग जगह पे जाके रहना पड़ गया। तो आप देख लिया तो श्रीलंका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा अमीर देश है। एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में सब जगह आगे थे ये। लेकिन उधर का ये गृह युद्ध की वजह से बहुत ही मुसीबत में चला गया श्रीलंका। अभी हम देखते हैं बेल्जियम में क्या होता है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम लीडर्स ने एक अलग तरीका अपनाया। वो श्रीलंका जैसे तरीका नहीं अपनाया था। उनको पता था रीजनल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है। तो 1970 से 1993 तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार संशोधन करता है, दैट मीन्स अमेंडेड इट। और उस तरीके के एक मेथड अपनाने की कोशिश किया, सबको इन्वॉल्व करने के एक मेथड। और ये बेल्जियम मॉडल का कुछ खासियतें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर बराबर होगा उनकी मिनिस्टर्स की संख्या। और कुछ स्पेशल नियम बनाने के लिए अलग अलग भाषाई लोगों का मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए। दैट मीन्स फ्रेंच लोगों का मेजोरिटी भी उसको सहमति देना है, डच लोगों की मेजोरिटी भी सहमति देना है। और कोई भी उस तरीके का विषय में केंद्र सरकार अकेले में कोई भी फैसला नहीं ले सकता। ये एक बात। और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा अधिकारों को उन्होंने उसकी अलग अलग 2 रीजन से, उन रीजन का राज्य सरकार है उनको भी दे दिया गया। राज्य सरकार केंद्र सरकार से नीचे नहीं बनाया, सबऑर्डिनेट नहीं बनाया, उनको भी बराबर का अधिकार दिया। और ब्रसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट है, उधर भी दोनों कम्युनिटी के बराबर का रिप्रेजेंटेशन है। ब्रसेल्स उसकी कैपिटल है, उधर भी एक सरकार है। आपको पता है फ्रेंच स्पीकिंग लोग उधर ज़्यादा है। तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ब्रसेल्स में डच स्पीकिंग लोगों को बराबर का मंत्रिपरिषद इसलिए दिया गया ताकि डच लोगों ने केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बराबर का मंत्रियों को फ्रेंच लोगों को भी दिया गया इसलिए। इसके अलावा
ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। इसके अलावा एक तीसरी टाइप का गवर्नमेंट भी है उधर, उसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहता है। ये क्या होता है, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। ये लोग पूरे देश में जहाँ भी रहते हैं वो लोग अपने अपने कम्युनिटी का एक सरकार के लिए वोट देते हैं। ठीक है, ये एक सरकार बनाता है और इन लोगों का जिम्मेदारी है, ये डच लोग, पूरे देश के अंदर का डच लोग वोट दे के एक सरकार बनाएगा। इस लोगों का जिम्मेदारी क्या होता है, डच भाषाई लोगों का कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी विषय है उसमें फैसला ये लोग देते हैं। इस तरह फ्रेंच लोग, जर्मन लोग, इन तीनों को अलग अलग सरकार है। ये सब लोग ये काम करता है, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड मामले में ये लोग ही फैसला लेते हैं। आपको ये बेल्जियम मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, ये बेल्जियम का लोगों को भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। इसलिए बेल्जियम के अंदर कोई भी विवाद नहीं होता है, समाज की सारे तबके का लोग बहुत खुशी से भाईचारे के साथ रहता है। इसलिए अगर अपन कंपेयर किया तो यूरोप के अंदर भी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रसेल्स में चलता है। इसलिए जब यूरोपियन यूनियन बनाया, पूरे यूरोपियन कंट्रीज मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाए थे, उसका राजधानी ब्रसेल्स को चुने थे। सो हमने देख लिया बेल्जियम और श्रीलंका दोनों डेमोक्रेसी है, लेकिन इन्होंने पावर शेयरिंग के विषय में अलग अलग तरीका अपनाया। जर्मनी, बेल्जियम में लीडर्स ने अपने देश का यूनिटी मेंटेन करने के लिए सब लोगों का इंटरेस्ट को ध्यान में रखा और लेकिन श्रीलंका में ऐसे नहीं किया। इसकी वजह से श्रीलंका में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ और देश को एकजुट रखने में भी दिक्कतें आया श्रीलंका में, लेकिन बेल्जियम बहुत ही स्मूथली चला। अभी हम देखते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? इसका दो रीजंस है। पावर शेयरिंग के पक्ष में हम दो बात कह सकते हैं। पहली बात, पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को, सामाजिक ग्रुप के बीच की विवादों को आसानी से सुलझा सकता है, क्योंकि सामाजिक विवाद हुआ तो उससे वायलेंस हो सकता है, देश के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, देश का राजनीतिक मजबूती को मेंटेन करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। और मेजॉरिटी का विल को दूसरों के ऊपर थोप लिया तो वो कुछ समय के लिए शायद अच्छा रहेगा, लेकिन भविष्य में उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरी बात, सेकंड डीपर रीजन है, पावर शेयरिंग अच्छा है अच्छे डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का मेन स्पिरिट ही पावर शेयरिंग है। डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग से ही चलता है। सब लोगों को साथ मिलके ही डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक कानूनी मान्यता प्राप्त सरकार हो तो उधर का सारे सिटीजन्स का उसको होना चाहिए। तो पहला रीजन हम देखा, वो एक इंटेलिजेंट रीजन है। सेकंड एक मॉरल है, सब लोगों को साथ लेके आने का एक मॉरल रीजन है। इसलिए ये पावर शेयरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं अलग अलग प्रकार का पावर शेयरिंग होता है दुनिया में, ये क्या क्या है ये हम देखते हैं। तो पावर शेयरिंग को इसके खिलाफ है पॉलिटिकल, पहले मानते थे पॉलिटिकल पावर केंद्रीकृत होना है, दैट मीन्स कुछ ही लोगों के हाथ में अधिकार हो तो आसानी से एक फैसला ले सकता है, उसको लागू करने में भी आसान होगा। अगर बहुत सारे डिवीजन ऑफ पावर हो तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, टाइम लेता है। दैट मीन्स सबसे कंसल्ट करके, सबसे पूछ के कोई फैसला लेना हो तो टाइम लगता है। तो ये पावर शेयरिंग कॉन्सेंट्रेटेड होना है, कुछ एक ही जगह पे होना है, इसे सोचते थे पहले, लेकिन ये बाद में गलत साबित होता है। शुरुआत में ये सही रहेगा, बाद में ये मुश्किल हो जाता है, लोगों में विवाद हो जाता है, फिर देश का सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है। हम आज की डेमोक्रेसी में कुछ अलग अलग तरीके का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है। पहला है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट।
पावर अलग अलग सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में शेयर करना। उसमें होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, तीनों बराबर का है। दैट मीन्स कोई किसी के ऊपर नहीं है। दैट मीन्स कोई भी एक ऑर्गन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना बने, और एक दूसरे के, तो इस तरीके के होने की वजह से क्या होता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर नज़र रख सकता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर नज़र रख सकता है, और जुडिशरी ये दोनों के ऊपर नज़र रख सकता है। तो एक तीनों आपस में नज़र रख सकता है, इसीलिए कोई भी अपने हद से बाहर नहीं जाए। इसके लिए ये फॉर्म जरूरी है। पिछले साल हमने डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अधिकारों के बारे में पढ़ा है, और वो दैट मीन्स मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ये सब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को होता है, और जजेस को अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव, और वो एग्जीक्यूटिव को सरकार के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। ये सब हमने देखा। इसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दूसरे ऑर्गन के ऊपर नज़र रखने को हम कहता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। और दूसरा ये होता है पहला, तो आपको कहा था मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का डिफरेंट मेथड्स है। इसका फर्स्ट मेथड आपने देख लिया। दूसरा मेथड है पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये जनरल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार हम कहते हैं, और राज्य के लिए राज्य सरकार होता है। उस तरीके का एक सरकार पूरे देश के लिए होता है, और दूसरा एक स्टेट के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए होता है, और स्टेट अभी हमारा राज्य का सरकार है, ये हमारे राज्य के लिए खास तौर पे होता है। और इस तरीके का सिस्टम को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। केंद्र सरकार को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और केंद्र सरकार को हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहता है, और राज्य सरकार को प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल लेवल का गवर्नमेंट कहता है। इसके लिए अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे। हमारे देश में उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये सिस्टम सारे कंट्री फॉलो नहीं करता है। बहुत सारे कंट्री है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट लेवल में गवर्नमेंट होता है, और इसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको हमने देखा था, बेल्जियम में भी इसको अपनाए थे, लेकिन श्रीलंका में इसको स्वीकार नहीं किया। सो दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहता है। ठीक है, तो इसको अपन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, क्योंकि एक सरकार के नीचे दूसरे सरकार आता है। इसको हम स्टेट में भी ये लागू करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट से पंचायत म्यूनसिपालिटीज़ में डिवाइड होता है। वो उसके नीचे नीचे लेवल आएगा, तो हायर लेवल टू लोअर लेवल में होता है। इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली तीसरी टाइप ऑफ पावर शेयरिंग हम देखते हैं। पावर में आल्सो शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में पावर को शेयर करना, जैसे अलग अलग धर्म के लोगों के या अलग अलग भाषाई लोगों में पावर को डिवाइड करना। इसको हम बेल्जियम में देखा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ कंट्री में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट है, ताकि समाज की जो वीकर सेक्शन को, माइनॉरिटी लोग हैं, वुमेंस के
उन सबको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, या उसको खुद को जीत के आने का चांस नहीं होता, इसीलिए उसको रिजर्वेशन करके उसको जिताने का परंपरा चलता है, ताकि अलग अलग डाइवर्स लोगों को, अलग अलग लोगों को, जिनको अगर उनकी संख्या देश में ज़्यादा नहीं है फिर भी उसको देश में अधिकार की स्थान पे आने का मौका देता है, ताकि वो सरकार से दूर ना जाए। ये मेथड माइनॉरिटी कम्युनिटी को अधिकार में हिस्सा देने के लिए बनाया जाता है। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। और चौथा फॉर्म है, फोर्थ, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज में, पावर शेयरिंग ग्रुप प्रेशर ग्रुप्स है और मूवमेंट्स में। ये क्या होता है, इनको अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में इन लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इन कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज ये अलग अलग पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। इस तरीके का कंपटीशन होने की वजह से हमेशा एक ही पार्टी या एक ही सेट ऑफ लोगों के हाथ में पावर नहीं रह सकता है, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिलता है अधिकार में आने के लिए। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग सामाजिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जब एक से ज़्यादा पार्टी होते वक्त, जब कभी कभार एक पार्टी अकेले में अधिकार में नहीं आ सकता, तब वो अलग अलग छोटे मोटे पार्टियों से कोalition बनाता है। तो अगर पहले आप देखते थे, अभी के पहले के सरकार जो बहुत सारा पार्टी मिलके बने थे, अभी का सरकार में भी अलग अलग पार्टियों का सहयोगी दल है, तो उनको भी इंटरेस्ट कायम रखता है। तो फॉर एग्जांपल एक पार्टी सिर्फ एक स्टेट में सीमित है, लेकिन जब वो केंद्र में ये इस तरीके का कोalition सरकार बनाएगा, तो क्या होता है, उनको भी मौका मिलता है अधिकार में आने के लिए। तो ये एक अच्छी परंपरा है, ताकि प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने अधिकार में आने का एक मौका देता है, ताकि वो भी राजनीति का या देश का अधिकार स्थान का एक हिस्सा वो भी बन सके।